हे एवरीवन, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के पास। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैपिलरी रिफिल टाइम? क्या आपने सुना है CRT क्या है? CRT का फुल फॉर्म है कैपिलरी रिफिल टाइम। क्या होता है ये? देखिए, ये नेल है, ठीक है। ये नेल को जब हम लोग ऐसे करके दबाते हैं तो ये वाइट कलर हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये ब्लड से रिफिल हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोसेस को कैपिलरी रिफिल टाइम। तो चलिए अरेंज करके बोलना है। इट कैपिलरी रिफिल टाइम इज द टाइम टेकन फॉर कलर टू रिटर्न आफ्टर प्रेसिंग ऑन ए नेल बेड। द नॉर्मल टाइम इज 2 सेकेंड और लेस, ठीक है। तो ये अरेंज करके मैं बोली मेन प्रोसेस जो मैं आपको दिखाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक? स्ट्रोक होता है ना, तो क्या क्या उसका कॉमन सिम्टम है? तो चलिए, ये फर्स्ट कॉमन सिम्टम होता है सडन ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस। मतलब अगर स्ट्रोक होता है ना तो एक साइड जो होता है फेस का वो नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। सडन झुक जाता है, ठीक है। वीकनेस और पैरालिसिस और ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड बॉडी का जो होता है वो पैरालाइज हो जाती है। इम्पेयर्ड स्पीच, इम्पेयर्ड स्पीच मतलब प्रॉपर वो बोल नहीं पाएगा। विजन डिस्टर्बेंसेस मतलब आँख से वो ठीक से देख नहीं पाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ बैलेंस और सडन हेडेक, बैलेंस नहीं कर पाएगा खुद को, ठीक है। और सर हेडेक होगा मतलब सर में दर्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज? मतलब यहाँ पे बोल रहा है ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना है? 7.35 टू 7.45, ठीक है। ये नॉर्मल पीएच है ब्लड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ सेप्सिस? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है सेप्सिस क्या है। जब हम लोगों का बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है ना, तो इन्फेक्शन हटाने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हम लोग का बॉडी में कुछ सेल्स होता है, माइक्रोफेजेस सेल होता है, मास्ट सेल होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस को बोलता है सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोसेस, इसको बोलता है सेप्सिस। तो अर्ली वार्निंग्स क्या क्या है? जब हम लोग बॉडी में सेप्सिस होगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि सेप्सिस हुआ है करके, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर है अर्ली वार्निंग, फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर। या तो फीवर होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, या तो फिर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, मतलब अचानक से ठंडक पड़ने लगेगा बॉडी में, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। ट्रैकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगा हार्ट रेट। फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है। रैपिडली सांस लेगा, रैपिड ब्रीथिंग लेगा। कॉन्फ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कॉन्फ्यूज हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा उसको, ठीक है। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पेशाब ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया? तो हम लोगों को समझना है जो हाइपोक्सिया है क्या। मतलब हम लोगों का बॉडी में जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, उसको बोलता है हाइपोक्सिया। या तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा या तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलता है हाइपोक्सिया। तो इसका अर्ली साइन क्या है? रेस्टलेसनेस, ठीक है। रेस्टलेसनेस इसका अर्ली साइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है इंटरव्यू में कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का साइन क्या है। बर्निंग सेंसेशन होगा, फ्रीक्वेंट अर्ग टू यूरिनेट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसको यूरिनेशन मतलब फील होगा, ठीक है। फॉल स्मेलिंग यूरिन, बहुत गंदा स्मेल करेगा, ठीक है। लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन में मतलब, और डिस्कम्फर्ट तो मेन है, पेन तो होगा ही लोअर एब्डोमेन में और डिस्कम्फर्ट भी होगा, ठीक है। माइल्ड फीवर इन सम केसेस, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उस केसेस में क्या होता है, फीवर भी आने का चांसेस होता है, लेकिन फीवर ज़्यादा नहीं होता है, माइल्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन?
मतलब आईवी कैनुला का इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ना, कोई केसेस में जो होता है ना आईवी जो होता है ना, तो जो कैनुला लगाता है तो कैनुला जो होता है ना वेन में नहीं जाके वो दूसरा जगह में जाके प्रिक हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो नॉर्मल जो हम लोगों का मेडिसिन जाता है बॉडी में, तो मेडिसिन तो नहीं बॉडी में तो नहीं जाएगा, वो टिश्यूज़ में जम जाता है, तो हाथ में स्वेलिंग हो जाता है, या जिस एरिया में आप कैनुला कर रहे हो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। अरेंज करके बोलो, लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है, इसको बोलता है आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रीफर्ड साइट फॉर न्यू बॉर्न IM इंजेक्शन। जब आप न्यू बॉर्न बेबी को IM इंजेक्शन देते हो तो सबसे मतलब अच्छा साइट कौन सा है, मतलब कहाँ पे दोगे। सबसे पहले जाना है न्यू बॉर्न किसको बोलते हैं। न्यू बॉर्न बोलते हैं 0 से 1 मंथ का बेबी को न्यू बॉर्न बोलते हैं, और इन्फेंट किसको बोलेंगे, 0 से 1 ईयर का बेबी को इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी का बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो कहाँ पे इंजेक्शन देंगे, सबसे अच्छा साइट कहाँ पे है। तो सबसे पहले थाई में देंगे, फ्रंट में थाई में, तो उसका अच्छा एक नाम है एंटेरोलैटरल थाई। एंटेरोलैटरल थाई में देंगे, और मसल कौन सा मसल में देंगे, वास्टस लैटरलिस मसल, ठीक है, वास्टस लैटरलिस मसल और एंटेरोलैटरल थाई, ठीक है, यहाँ पे देंगे न्यूबॉर्न को इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPAP एंड BiPAP। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ICU एंड कैजुअलिटी वार्ड का स्टाफ के लिए, कि CPAP एंड BiPAP का डिफरेंस क्या है, कौन सा पेशेंट को CPAP लगाएंगे एंड कौन सा पेशेंट को BiPAP लगाते हैं। चलिए, तो दोनों मैं डिफरेंस बता देती हूँ, तो फिर कौन सा पेशेंट को लगाएंगे वो भी बता दूंगी। CPAP का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा, और BiPAP को होता है वाइलेबल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस CPAP जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं ना, ब्रीथ लेते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, तो सेम वही CPAP है, ठीक है। तो CPAP क्या होता है ना, कौन सा पेशेंट को लगाया जाता है। आप सोचोगे कि नॉर्मली अगर हम लोग एक्सेल एंड इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं तो लगाना ही क्यों है, तो जो जिंदा रहेगा उसी को तो मतलब CPAP लगे, जो जिंदा रहेगा वही तो सांस ले सकता है, उसको CPAP देने का क्या ज़रूरत है। कोई पेशेंट होता है ना, जैसे एपनिया पेशेंट है, वो क्या होता है ना, सोते समय उसका सांस बंद हो जाता है, वो ब्रीथ लेना स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए, हाँ, कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए, ज़्यादातर सेकंड के लिए, ठीक है, 30 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, मैंने सडन स्टॉप हो जाता है सांस लेना, तो उस पेशेंट को हम लोग CPAP लगाएंगे। मतलब तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली वो सांस ले रहा था और सडन स्टॉप हो गया, तो वो CPAP क्या करेगा, तुमको नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल करने में ऑक्सीजन हेल्प करेगा। हालांकि दोनों जो है CPAP एंड BiPAP ऑक्सीजन ही देता है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग का बॉडी में मतलब इनहेल करने में हेल्प करता है, लेकिन दोनों का जो है काम अलग अलग है। CPAP इज कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है, तो वो सडन अगर कोई पेशेंट सांस लेते लेते रुक गया ना, तो उस पेशेंट को वहाँ पे CPAP लगाएंगे, ठीक है। तो अरेंज करके बोलो, इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी स्टॉप ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम वाइल स्लीप। इस पेशेंट को CPAP लगाएंगे, ठीक है, मतलब सेम एज वी, जैसे हम लोग इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, ठीक है। अब BiPAP में आ जाइए, ये BiPAP क्या है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ये लगाएंगे किस पेशेंट को, रिस्पायरेटरी फेलियर। अब रिस्पायरेटरी फेलियर का मतलब भी तो जानना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान का बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस पेशेंट को BiPAP लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो सप्लाई करता है ना दोनों, तो ये जो होता है तुम्हारा ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का लेवल को ज़्यादा करके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को कम कर देगा।
तो उस पेशेंट को हम लोग बाईपाप लगाएंगे, ठीक है। और ये बाईपाप जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये सीपाप जो है ना उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, वो नॉर्मली वो लगा दो, एक प्रेशर को ये कर दो, स्टार्ट कर दो, हो गया, एक प्रेशर दे दो, हो गया। और बाईपाप जो ना आपको मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट को कितना नीड है, कितना पेशेंट का बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, उसके हिसाब से बाईपाप को एडजस्ट करना पड़ता है। किसी का 60 लगता है, किसी का 70, किसी का 100% भी लग सकता है, तो ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब चलिए अरेंज करके बोलते हैं, इट इज़ ए कंडीशन इन विच योर ब्लड डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन और हैज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एडजस्ट एज एन एनवायरमेंट, साइड में जो पैरा है वो अच्छे से देख लो, ठीक है। ऐसे ही करके बोलना है ताकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना बहुत जेन्युइनली एंड आप लोगों को उसको समझा के आंसर देना है। कैसे आंसर देना है, वो लोग को लगे कि आपको ये चीज़ पता है, आप रट के नहीं आए हो, बस समझ के जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द प्लेसमेंट ऑफ राइल्स ट्यूब। हम लोग जो राइल्स ट्यूब लगाते हैं कोई भी पेशेंट को, तो उसका प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, बोलिए। आप लोग क्या करते हो, गैस्ट्रिक एरिया में स्टेथोस्कोप लगाते हो, देन 20 ml या फिर 10 ml का सिरिंज, ज़्यादातर अच्छा होता है 20 ml का सिरिंज से एयर भर लेते हो, सडन ऐसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, वूज से एक तो साउंड होता है, तो आप लोग पोजिशन चेक करते हो। यही बात को अरेंज करके बोलना है। कैसे बोलोगे, इंजेक्ट 20 ml एयर यूजिंग ए सिरिंज एंड ऑस्कल्टेट। ऑस्कल्टेट का मतलब क्या है, सुनना। स्टेथोस्कोप से जो हम लोग सुनते हैं उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेट विद स्टेथोस्कोप ओवर एपिगैस्ट्रिक एरिया फॉर वूज साउंड, ठीक है। ऐसे बोलना है, एरिया एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तुम जब कोई पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जाओगे तो तुमको क्या क्या चेक करना है, पेशेंट का आईडी चेक करना है, ग्रुप मैच करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी डेट चेक करना है, ठीक है, एक्सपायरी है कि नहीं ये चीज़, वाइटल्स तो चेक करोगे ही, ठीक है। और इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ठीक है, कॉन्सेंट भी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपरिन ओवरडोज। अगर कोई पेशेंट को हेपरिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसका एंटीडोज में क्या दोगे। सबसे पहले मुझे जानना है कि हेपरिन में कौन सा पेशेंट को दूंगी, जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है उसको देना पड़ता है हेपरिन। अब आप सोचो कि हम लोग का बॉडी के अंदर है, ब्लड क्लॉट होने का क्या क्या है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो कोई पेशेंट मर नहीं जाएगा। ये हेपरिन आता है मेनली डायलिसिस के टाइम पे, ठीक है। डायलिसिस के टाइम पे वो हेपरिन दिया जाता है ताकि वो ब्लड बाहर में आके क्लॉट ना हो, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है ना, आर्टिफिशियल किडनी जो बाहर में रहता है, ह्यूमन का पूरा बॉडी का ब्लड वहाँ पे जाके वहाँ पे फिल्टर होकर देन फिर रिटर्न फिर बॉडी में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हेपरिन चाहिए ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं डिस्कस की मतलब ज़्यादातर 5 से 10 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं डिस्कस की थी, तो नहीं होने के लिए, क्योंकि डायलिसिस में 1-2 घंटा लगता है टाइम, तो उसके लिए हेपरिन देता है। तो क्या होगा अगर हेपरिन का ओवरडोज हो गया तो तुम कौन सा ये दोगे, ब्लड क्लॉट होने वाला देंगे मेडिसिन। तो क्या मेडिसिन ब्लड क्लॉट होने वाला देंगे, वही यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। ओवरडोज होने से ये देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट स्लोली थ्रू आईवी, ठीक है। और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन। ये क्या करते हैं, हेपरिन का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल करता है एंड ये स्लोली दिया जाता है आईवी के थ्रू, और मेडिसिन का नाम है प्रोटामाइन सल्फेट। ओके गाइस, बाय बाय। अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा वीडियो से नॉलेज हो रहा है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। हे फ्रेंड्स, जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। सबसे पहले सिंपल चीज़ पूछेगा, और सिंपल चीज़ आपको जितना अच्छा से अरेंज करके बोलने के लिए आएगा उतना ही बेटर। तो चलिए, सिंपल चीज़ क्या क्या पूछ सकता है, वाइटल्स, उसमें क्या आता है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, SpO2, ठीक है। तो चलिए, ये सब हम लोग सारा पढ़ेंगे, वाइटल साइंस के बारे में, और उसके साथ पढ़ेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में एंड ब्लड शुगर के बारे में।
ठीक है, और डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर आपको सिंपल चीज़ अरेंज करके बोलना आ गया तो आपका तो जॉब पक्का है, और आप जितना भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन हो आपका पसीना तो नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ेंगे वाइटल साइंस में। पहला आता है टेम्परेचर। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, हम लोगों को पता है नॉर्मल होता है 97.5 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। लो ग्रेड फीवर किसे कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से जब नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, उसको बोलते हैं लो ग्रेड फीवर। उसका कितना होता है 99.6 से 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई ग्रेड फीवर किसे कहते हैं, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर उसको कहेंगे जो तुम्हारा नॉर्मल से ज़्यादा, माने तुम्हारा जो होता है तुम्हारा अगर 100 है तो उससे ज़्यादा अगर हो गया तो हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई ग्रेड फीवर माना जाता है, ठीक है। अब आ जाओ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का नर्सिंग में। जिसको भी पूछो कितना ब्लड प्रेशर है, 120/80। बच्चे का कितना है, 120/80। बूढ़े का कितना है, 120/80। अरे यार रुको, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन सबका तो नहीं है। हम लोग का अडल्ट में, हम लोग में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ये तो सबको ही पता है। न्यू बॉर्न जो होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, उसका ब्लड प्रेशर कम रहता है 90/55 mm of Hg, ठीक है। 90/55 mm of Hg न्यू बॉर्न का होता है। ओल्ड एज का कितना होता है, ओल्ड एज का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 150/90 mm of Hg। ये होता है ओल्ड एज का ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आ जाइए हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट नॉर्मल जो होता है, हार्ट रेट किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हार्ट रेट नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट पर मिनट, इसको बोलते हैं हार्ट रेट। मतलब 1 मिनट में कितना बार तुम्हारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, उसको हार्ट रेट बोलेंगे। नॉर्मल होता है 60 से 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हाई हो जाएगा 90 से 120 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट अगर ज़्यादा, और लो हो जाता है तुम्हारा 40 से 60 बीट पर मिनट। याद रखना है, हाई हो जाने से उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, एंड लो हो जाने से उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और उसका मेडिकेशन भी जानना बहुत जरूरी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मेडिकेशन वाला वीडियो में। अभी सिंपल चीज बता रही हूँ जो हम लोग का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। किसे कहते हैं, 1 मिनट में तुम कितना बार सांस लेते हो उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी रेट। ये इसका भी यूनिट होता है बीट्स पर मिनट, याद रखना है। ये यूनिट पूछेगा, ब्लड प्रेशर का यूनिट क्या है, mm of Hg, रिस्पायरेटरी रेट का बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट बीट्स पर मिनट, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ रिस्पायरेटरी रेट, 1 मिनट में तुम कितना बार सांस लेते हो अरेंज करके बोलना है। रिस्पायरेशन रेट ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग रेट, ओके। नंबर ऑफ ब्रीथ ए पर्सन टेक पर मिनट, अडल्ट में कितना होता है 12 से 18 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीजन सैचुरेशन, किसको बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी में मतलब हम लोग का ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। मैक्सिमम कितना रहता है ये याद रखना है। तो चलो अरेंज करके बोलते हैं, हाउ मच ऑक्सीजन योर ब्लड कैरिंग कंपेयर टू द मैक्सिमम इट कैन कैरी, ठीक है, ये जानना है। नॉर्मल कितना होता है सैचुरेशन 95 से 100%, और लो माने उससे कम, लो उसको बोलेंगे 90 से 93% होने से लो बोलते हैं, हाई बोलते हैं 80 से 89%, ठीक है। आप आ जाओ ब्लड शुगर में, ठीक है। ब्लड शुगर, सॉरी मैं थोड़ा ये कर दी, थोड़ा ऑल्टर कर दी, आप लोग देख लेना, ठीक है। ब्लड शुगर देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज परसेंट इन योर ब्लड स्ट्रीम, मतलब तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में, तुम्हारा ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है उसको बोलेंगे ब्लड शुगर, ठीक है। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल, फास्टिंग में होना चाहिए 70 से 100 mg पर डेसीलीटर। पीपी किसको बोलते हैं, मतलब खाने के बाद, खाने के 2 घंटा बाद या फिर खाने के बाद, हम लोग खाने का 2 घंटा बाद ब्लड दे के आते हैं ना पीपी का,
उसी को बोलता है। तो 100 से 150 नॉर्मल होता है, mg पर डेसीलीटर, यूनिट याद रखना जरूरी है। ओके, mg पर डेसीलीटर। रैंडम 70 से 150 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल। रैंडम किसको बोलेंगे? रैंडम कुछ नहीं है, कभी भी ले लो उसको रैंडम बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। तो क्यों 70 से 140? देखिए हम लोग फास्टिंग में कितना बोले? 70 से 100 बोले। पीपी में कितना बोले? 100 से 140। तो रैंडम में क्या आ जाएगा? फास्टिंग का 70 और पीपी का 140, तभी तो रैंडम होगा ना। रैंडम बोले तो तुम खा के जाओ, फास्टिंग में जाओ, कुछ भी करके जाओ, वही ब्लड शुगर को रैंडम बोल सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट आ जाएंगे और भी बहुत सारा धमाकेदार क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर कम है बोल के सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा मत करो। तुम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं टाइम पे पहुंचा देती हूँ, तो तुम सब्सक्राइब करके जाओ ताकि नोटिफिकेशन तुमको जल्दी पहुंच सके। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CPAP एंड BiPAP का डिफरेंस क्या है? कौन सा पेशेंट को CPAP लगाएंगे एंड कौन सा पेशेंट को BiPAP लगाते हैं? चलिए, तो दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, तो फिर कौन सा पेशेंट को लगाएंगे वो भी बता दूंगी। CPAP का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब कॉन्टिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होगा। और BiPAP को होता है वायलेबल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस CPAP जो होता है ना, वो क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं ना, ब्रीथ लेते हैं ना, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो सेम वही CPAP है। ठीक है, तो CPAP क्या होता है ना, कौन सा पेशेंट को लगाया जाता है? आप सोचोगे कि नॉर्मली अगर हम लोग एक्सहेल एंड इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं तो लगाना ही क्यों है? तो जो जिंदा रहेगा उसी को तो मतलब CPAP लगे, जो जिंदा रहेगा वही तो सांस ले सकता है, उसको CPAP देने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। कोई पेशेंट होता है ना, जैसे एपनिया पेशेंट है, वो क्या होता है ना, सोते समय उसका सांस बंद हो जाता है, वो ब्रीथ लेना स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए, हाँ कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए, ज़्यादातर सेकंड के लिए। ठीक है, 30 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, मैंने सडन स्टॉप हो जाता है सांस लेना, तो उस पेशेंट को हम लोग CPAP लगाएंगे। मतलब तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो नॉर्मली वो सांस ले रहा था और सडन स्टॉप हो गया, तो वो CPAP क्या करेगा? तुमको नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल करने में ऑक्सीजन हेल्प करेगा। हालांकि दोनों जो है CPAP एंड BiPAP ऑक्सीजन ही देता है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग का बॉडी में मतलब इनहेल करने में हेल्प करता है, लेकिन दोनों का जो है काम अलग अलग है। CPAP इज कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, तो वो सडन अगर कोई पेशेंट सांस लेते लेते रुक गया ना, तो उस पेशेंट को वहाँ पे CPAP लगाएंगे। ठीक है, तो अरेंज करके बोलो, इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी स्टॉप ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम वाइल स्लीप। इस पेशेंट को CPAP लगाएंगे। ठीक है, मतलब सेम एज वी, जैसे हम लोग इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब BiPAP में आ जाइए। ये BiPAP क्या है? बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ये लगाएंगे किस पेशेंट को? रिस्पायरेटरी फेलियर। अब रिस्पायरेटरी फेलियर का मतलब भी तो जानना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान का बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस पेशेंट को BiPAP लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन का ही तो सप्लाई करता है ना दोनों। तो ये जो होता है तुम्हारा ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन का लेवल को ज़्यादा करके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को कम कर देगा। तो उस पेशेंट को हम लोग BiPAP लगाएंगे। ठीक है, और ये BiPAP जो है ना, वो एडजस्ट करना पड़ता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये CPAP जो है ना, उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। वो नॉर्मली वो लगा दो, एक प्रेशर को ये कर दो, स्टार्ट कर दो, हो गया, एक प्रेशर दे दो, हो गया। और BiPAP जो है ना, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट को कितना नीड है, कितना पेशेंट का बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए, उसके हिसाब से BiPAP को एडजस्ट करना पड़ता है। किसी का 60 लगता है, किसी का 70, किसी का 100% भी लग सकता है। तो ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब चलिए अरेंज करके बोलते हैं, इट इज़ ए कंडीशन इन विच योर ब्लड डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन और हैज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एडजस्ट एज एन एनवायरमेंट। साइड में जो पैरा है वो अच्छे से देख लो। ठीक है, ऐसे ही करके बोलना है
ताकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना बहुत जेन्युइनली एंड आप लोगों को उसको समझा के आंसर देना है। कैसे आंसर देना है, वो लोग को लगे कि आपको ये चीज़ पता है, आप रट के नहीं आए हो, बस समझ के जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर देना, ठीक है, और बाद में मैं आंसर आप लोगों को फिर बता दूंगी। नंबर 1 क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट, आप लोग देखो BCG वैक्सीन क्यों दिया जाता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन ट्यूबरक्यूलोसिस, नंबर 2 ऑप्शन टिटेनस, नंबर 3 ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, नंबर डी पोलियो। कौन सा होगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर ए ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन शेड्यूल्ड इन इंडिया। 1 नंबर ऑप्शन एट बर्थ, सेकेंड ऑप्शन 6 वीक्स, थर्ड ऑप्शन 9 वीक्स, फोर्थ ऑप्शन 14 वीक्स। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 6 वीक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, OPV 0 डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेड, OPV 0 डोज कब एडमिनिस्टर किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन एट 6 वीक्स, विद इन 15 days ऑफ बर्थ, एट 9 months, देन लास्ट ऑप्शन एट 1 year। तो यहाँ पे नंबर बी ऑप्शन होगा विद इन 15 days ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPV 0 डोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड, ये वही क्वेश्चन है फिर रिपीटेड हो गया, विद इन 15 days ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय द इंट्राडर्मल रूट इन द शेड्यूल। कौन सा वैक्सीन इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है, मतलब स्किन के नीचे दिया जाता है। नंबर ए ऑप्शन BCG, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन OPV एंड नंबर डी ऑप्शन पेंटावेलेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा BCG वैक्सीन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए सप्लीमेंट इज स्टार्ट along with which vaccine in infant। नंबर ए ऑप्शन OPV, बी ऑप्शन पेंटावेलेंट, मीजल्स और लास्ट हेपेटाइटिस बी। आप लोग आंसर खुद से देने का कोशिश करिए। मीजल्स, नंबर सी ऑप्शन होगा मीजल्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन शेड्यूल IPV इज इंट्रोड्यूस एट, मतलब इंडियन शेड्यूल में IPV मतलब पेंटावेलेंट कब इंट्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन बर्थ, नंबर बी ऑप्शन 6 वीक, नंबर सी ऑप्शन 9 month, नंबर डी ऑप्शन 1 year। तो यहाँ पे आंसर होगा, आप लोग खुद से भी देने का कोशिश करना, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। नंबर बी ऑप्शन होगा 6 वीक्स, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर देने की कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आपको कितना नॉलेज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज शुड बी गिवन विद इन विच द टाइम पीरियड। ए ऑप्शन 48 आवर, बी ऑप्शन विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, नंबर सी ऑप्शन विद इन 7 days, नंबर डी ऑप्शन एट 6 वीक्स। तो ये सबको पता है विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। हेपेटाइटिस बी दिया जाता है जब बेबी बर्थ होता है, तो तुरंत जाके इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी दे के आना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रैक्शनल IPV इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। नंबर ए ऑप्शन इंट्रामस्कुलर, बी इज इंट्राडर्मल, सी इज सबक्यूटेनियस एंड डी ओरल। तो IPV इंजेक्शन कौन सा रूट से दिया जाता है। तो नंबर बी ऑप्शन इज इंट्राडर्मल, ठीक है, ये आंसर होगा इंट्राडर्मल।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज शेड्यूल्ड एट, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज कब दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन 9 मंथ, बी ऑप्शन 16 to 24 मंथ, सी ऑप्शन 5 ईयर एंड डी ऑप्शन 10th ईयर। तो यहाँ पे आंसर होगा 16 to 24 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट, सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी कब दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन इज 5 ईयर, बी ऑप्शन इज 2 ईयर, सी ऑप्शन इज 16 मंथ, डी ऑप्शन इज 10 ईयर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, डीपीटी सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है सेकेंड ईयर में, सॉरी 5 ईयर में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ 6, 10 एंड 14 वीक्स, कौन सा वैक्सीन 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सेकेंड इज ओपीवी, सी नंबर ऑप्शन इज मीजल्स एंड डी इज रोटावायरस। तो डी नंबर ऑप्शन इज रोटावायरस, ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा। ये रोटावायरस का जो इंजेक्शन है ये 6 एट बर्थ में दिया जाता है, 10 में दिया जाता है, 14 में दिया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ओपीवी डोजेज इन द इंडियन रूटीन शेड्यूल इंक्लूड, कब दिया जाता है ये ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन डोज? तो ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 3, सेकेंड इज 4, सी इज 5 एंड डी इज 6। तो यहाँ पे 5, ठीक है, आंसर होगा 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पेंटावेलेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है, डिप्थेरिया होता है, पार्टूसिस होता है, टिटेनस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, बट पोलियो में नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है, कौन सा छोड़ के, तो आंसर होगा सी इज पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रेन? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज ओपीवी, बी नंबर इज आईपीवी, सी नंबर इज पेंटावेलेंट, डी नंबर इज हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रेन का? तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इज आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटावायरस वैक्सीन आरवीवी प्राइमरी सीरीज इज स्टार्टेड एट विच एज इन द यूआईपी? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज एट बर्थ, बी इज 6 वीक्स, सी इज 9 मंथ एंड डी इज 12 मंथ। तो रोटावायरस वैक्सीन प्राइमरी सीरीज इज स्टार्टेड कौन सा एज में होता है? ये होगा 12 मंथ, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू स्टार्ट द रोटावायरस वैक्सीन अंडर यूआईपी? ठीक है, द मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए रोटावायरस इंजेक्शन का स्टार्ट करने के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 6 वीक्स, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज 14 वीक्स, थर्ड नंबर ऑप्शन इज 9 मंथ एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन इज 12 मंथ या फिर 1 ईयर। तो सबको पता है रोटावायरस वैक्सीन का जो होता है इसका डी ऑप्शन होगा 1 ईयर या फिर 12 मंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज? कौन सा फर्स्ट वैक्सीन है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? नंबर ए इज BCG, नंबर बी इज OPV, नंबर सी इज हेपेटाइटिस बी, नंबर फोर्थ इज पेंटावेलेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले विद इन 24 आवर के अंदर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज आइडियली स्टार्टेड एट व्हाट एज ऑफ इन्फेंट? नंबर ए ऑप्शन 3 मंथ, नंबर बी ऑप्शन 4 मंथ, नंबर सी ऑप्शन 5th मंथ, नंबर डी ऑप्शन इज 6 मंथ। तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर डी ऑप्शन 6 मंथ।
गाइस, इतना सारा जो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताई, ये सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से है। और आप लोगों को अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग हमको पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ आफ्टर शुड ए पेरिफेरल आईवी कैन्यूला बी चेंज। मतलब अगर तुम आईवी कैन्यूला कोई पेशेंट को इंट्रोड्यूस करे हो, लगाए हो, तो कब वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 72 से 96 आवर के बाद। ठीक है, मतलब 3 से 4 दिन के बाद वो आईवी कैन्यूला तुमको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज इन आईसीयू। मतलब आईसीयू में जो रेस्ट्रेंट होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ है, पेशेंट को बांध देता है। अगर कोई पेशेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बांध देते हैं। तो कितना टाइप होता है, देखो, एक हम लोग फिजिकली बांध देते हैं, दूसरा हम मेडिसिन दे देते हैं। तो 2 टाइप होगा। एक फर्स्ट नंबर टाइप होगा फिजिकल रेस्ट्रेंट, सेकेंड टाइप होगा केमिकल रेस्ट्रेंट। फिजिकल रेस्ट्रेंट का एग्जाम्पल हो गया रिस्ट या फिर आप लेग बता सकते हो। ठीक है, रिस्ट एग्जाम्पल एक दे देना। देन केमिकल रेस्ट्रेंट में आ जाएगा आपका बेंजोडायजेपाम जो सीडेटिव ड्रग है, और एक ड्रग है एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक है, ऑब्वियसली ये उछल कूद करने वाला पेशेंट जो है पागल ही हो सकता है, नहीं बोलना चाहिए, साइको पेशेंट हो सकता है। तो इसको बांध के रखना है, नहीं तो सीडेटिव ड्रग, नहीं तो साइकोटिक ड्रग देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ सीजर। अगर कोई पेशेंट को सीजर होता है, कन्वल्शन होता है, हाई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम इमीडिएट मैनेज में कौन सा ड्रग दोगे। ठीक है, मिडाजोलम दे सकते हैं, डायजेपम दे सकते हैं, बोथ आर इंजेक्शन मिडाजोलम, नहीं तो इंजेक्शन डायजेपम। ठीक है, ये इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ सीजर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्सीलरेट हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर पेशेंट को एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब हाइपरटेंशन अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, तो कौन सा इंजेक्शन दोगे। ठीक है, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे और इंजेक्शन लोबेट देंगे। ठीक है, लोबेट का अच्छा नाम है एक लोबेटालोल। ठीक है, तो इंजेक्शन लोबेट दे सकते हैं, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द प्लेसमेंट ऑफ राइस ट्यूब। तुम जो राइस ट्यूब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाओगे तो राइट पोजीशन पे गया है कि नहीं, तुम कैसे पता करोगे। ठीक है, बोल रहे इंजेक्ट 20 ml एयर यूजिंग ए सिरिंज एंड ऑस्कल्टेट विद इन स्टेथोस्कोप ओवर एपिगैस्ट्रिक एरिया फॉर हुज साउंड। मतलब जब तुम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दिए तो पता करने के लिए क्या करना है, नेजोगैस्ट्रिक एरिया में, ठीक है, सॉरी गैस्ट्रिक एरिया में आपको स्टेथोस्कोप रखना है। देन 20 ml का सिरिंज लेके, एयर लेके आपको उसमें देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे तो एक हुज साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो आपको पता कर लेना है कि ये पोजीशन राइट है। ठीक है, अगर साउंड नहीं सुना जा रहा है तो आप समझ लेना कि वो ट्रैकिया में गया है। ठीक है, फिर से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तुम जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करोगे तो तुमको क्या क्या चेक करना जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट का आईडी देखना है, ब्लड ग्रुप मैच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर एक्सपायरी डेट देखोगे बैग का, वाइटल साइंस पेशेंट का चेक करोगे, देन इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोजेस। ठीक है, अगर बॉडी में हेपेरिन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या एंटीडोट देना पड़ेगा। हेपेरिन मतलब ब्लड क्लॉट करने, ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। हेपेरिन ज़्यादातर डायलिसिस पे करने के टाइम यूज़ होता है। अगर ये ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, तो तुम इसका एंटीडोट में क्या दोगे, प्रोटामाइन सल्फेट देंगे या फिर एडमिनिस्टर स्लोली थ्रू आईवी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। ठीक है, प्रोटामाइन सल्फेट इंजेक्शन देंगे, आईवी दे सकते हो, बहुत स्लोली देना है, या फिर एनएस के साथ न्यूट्रल करके, डाइल्यूट करके उसको स्लोली चला देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। मतलब आईवी कैनुला का इनफिल्ट्रेशन का एक सिंपल मीनिंग है लीकेज। ठीक है, तो लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू सराउंडिंग टिश्यू, इसी को बोलता है आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ न्यूबॉर्न इंजेक्शन। IM इंजेक्शन मतलब न्यूबॉर्न बेबी का मतलब है 0 से 1 मंथ, मतलब विद इन 1 मंथ का बेबी को तुम
कौन सा जगह में IM इंजेक्शन दोगे, सबसे अच्छा साइट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पता रखना है, एक मसल होता है थाई का फ्रंट में, वास्टस लैटरलिस मसल्स में देंगे एंड एंटीरियर साइड में देंगे, ठीक है। और पोजीशन होता है एंटेरोलैटरल थाई, और मसल होता है वास्टस लैटरलिस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPAP एंड BiPAP, ठीक है। CPAP एंड BiPAP का डिफरेंस क्या है, बल्कि दोनों CPAP एंड BiPAP ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करेंगे कौन सा पेशेंट को CPAP लगेगा एंड कौन सा पेशेंट को BiPAP लगेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। CPAP का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड BiPAP का फुल फॉर्म है बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर किसको बोलें, किसको देंगे, जिसको एपनिया होता है। एपनिया मतलब अगर कोई पेशेंट इतना सो रहा है, सोते सोते सडन क्या होगा, सांस लेना बंद कर देगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सांस लेना बंद कर देगा। अगर आप देख रहे हो उसको एपनिया हो रहा है तो उसको हम लोग CPAP लगा देंगे। BiPAP किसको लगा देंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, मतलब रिस्पायरेटरी फेलियर, मतलब खुद से सांस लेने में एबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तुम्हारा BiPAP को लेवल एडजस्ट करना पड़ता है कि पेशेंट को मतलब कितना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, 60%, 80% या फिर 100% तक भी सप्लाई होता है, ठीक है। तो उस पेशेंट को हम लोग BiPAP लगा देंगे। तो सिंपली याद रखना है, CPAP जो है वो एपनिया पेशेंट को दिया जाता है एंड BiPAP जो है रिस्पायरेटरी फेलियर पेशेंट को दिया जाता है। इतना याद रखने से काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ईयरली वार्निंग साइन ऑफ सेप्सिस, मतलब सेप्सिस का मतलब क्या है पहले ये जानना है। सेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया तो उसको फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन हो गया तो फाइट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को सेप्सिस बोलता है। आप कैसे बोलोगे, सेप्सिस इज ए इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसका साइन क्या क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को सेप्सिस हुआ है। तो फर्स्ट नंबर फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर हो सकता है, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। सेकंड, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा, ट्रैकिकार्डिया। देन नेक्स्ट, फास्ट ब्रीथिंग, ज़्यादा सांस लेगा, रैपिडली सांस लेगा। कॉन्फ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लो BP एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाँ यूरिन नहीं होगा प्रॉपरली। तो आपको पता सब समझ जाना चाहिए ये सब साइन देख के कि पेशेंट को सेप्सिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। हाइपोक्सिया क्या है, जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, इसको बोलता है हाइपोक्सिया। तो इसका साइन होता है रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सबको पता होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या साइन होगा, बर्निंग मिचुरेशन होगा, रैपिडली यूरिन पास होगा, ज़्यादातर लगेगा अर्ग होगा कि यूरिन लगा है बट होगा नहीं, ये सब साइन एंड सिम्टम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैपिलरी रिफिल टाइम, मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, सबसे पहले जानना है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर कलर और रिटर्न आफ्टर पासिंग ऑन ए नेल बेड, द नॉर्मल टाइम इज 2 सेकेंड और लेस। मतलब अगर कैपिलरी रिफिल टाइम किसको बोलते हैं ना, ये नेल है ना आपका, ये नेल है, इसको जब आप ऐसे करके दबाओगे तो देखिए वाइट हो गया, ठीक है। फिर आप हम लोग इसको फिर ऐसे करके छोड़ देंगे तो फिर ये फिर पिंक हो गया, ठीक है। तो ये जो रिफिल हो रहा है ना नेल बेड में ब्लड आके, तो इसी प्रोसेस को बोलता है कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होता है, रिफिल होने का जो टाइमिंग होता है तो लेस देन 2 सेकेंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का कॉमन सिम्टम क्या है, सडन ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, ठीक है, एक साइड जो होता है वो सडन ड्रॉप हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए दिखा के, तो ठीक है। सेकेंड नंबर होता है वीकनेस और पैरालिसिस वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का एक साइड जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। इम्पेयर्ड स्पीच, विजन डिस्टर्बेंसेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस और सडन हेडेक, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाता है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज, पीएच रेंज, नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है, सॉरी ब्लड का, ये ब्लड मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड, ठीक है, 7.35 to 7.45। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which vitamin is essential to prevent neural tube defect during pregnancy? फॉलिक एसिड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रैपिडली पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फीटल पोजीशन बेस्ट असिस्ट ड्यूरिंग लेबर? वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप बिफोर 6 वीक्स? मतलब 1.5 महीना से पहले एक बार चेक कराना जरूरी है, एंटीनेटल चेकअप कराना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन? मतलब फर्स्ट स्टेज। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी का विद इन 3 मंथ, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर सर्विस डायलेट होगा। फर्स्ट स्टेज कब होता है? ऑनसेट ऑफ ट्रू पेन टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट मीन्स फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ये फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन, तो फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड स्टेज क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज क्या होगा? ऑब्जर्वेशन स्टेज विद इन 24 आवर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज ओवुलेशन टाइपिकली ऑकर इन 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ओवुलेशन किसको बोलते हैं? जब एग प्रोड्यूस होता है, तो कब होता है? डे 14 में। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स? मतलब जब लड़की लोग प्यूबर्टी में स्टेज में कदम रखते हैं तब उसका फर्स्ट साइन होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन ट्रिगर्ड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम मिल्क का इजेक्शन कराता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का और एक फंक्शन है, डिलीवरी के टाइम में यूट्रस को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल? फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम का एंड स्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात बताना चाहूँगी, जो पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस की हूँ वो फुल्ली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से है, तो आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि सबको पता है कि मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो एक चार्ट है वो याद कर लूँगी तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि चार्ट याद करना एंड उसका क्वेश्चन का आंसर देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको सडन याद नहीं आएगा कि चार्ट में कौन सा पोजीशन में कौन सा मंथ कौन सा वैक्सीन दिया हुआ है। तो इसलिए आपको प्रॉपरली उसका क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करना है, ताकि अगर कोई हम लोगों को पूछे, इंटरव्यू में पूछे, कहीं पे भी पूछे, तो हम लोग उसका सडन आंसर दे सकते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन जो है वो काम नहीं करता है। जो आप प्रैक्टिस करे होगे, लिखे होगे, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किए होगे, देखा हुआ क्वेश्चन होगा, आपसे वही सॉल्व होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर देके जाए और थोड़ा सा स्टडी करके जाए। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को हमेशा कंडीशंस वाला क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो चलिए मैं 5 कंडीशन लेके आई हूँ, उससे बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू पूछे ए 55 ईयर ओल्ड मेल सडनली कोलैप्स इन द वार्ड, मतलब एक 55 ईयर का बूढ़ा आदमी अगर वार्ड में बेहोश हो गया, ही इज पल्सेस एंड नॉट ब्रीथिंग, उसका पल्स रेट नहीं मिल रहा है, सांस नहीं ले रहा है वो, द कार्डियक मॉनिटर शोज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? तुम क्या नर्सिंग एक्शन लोगे? सबसे पहले स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है, चेस्ट कॉम्प्रेशन देंगे। सडन अगर ब्रीथ नहीं ले रहा है तो कोलैप्स हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, सांस नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले चेस्ट कॉम्प्रेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए वुमेन 2 hours आफ्टर डिलीवरी हैज प्रोफ्यूज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। एक वुमेन है, उसका डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ही वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। यूटेरस इज सॉफ्ट एंड बोगी, मतलब यूटेरस सॉफ्ट है एंड फूला हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? सबसे पहले तुम क्या करोगे अगर ब्लीडिंग? सबसे पहले मसाज करना पड़ेगा यूटेरस को,
ठीक है। देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट विथ एक्यूट रेनल फेलियर हैज सीरम पोटेशियम इतना, टेल पिक्ड टी वेव ऑन ईसीजी। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका रेनल फेलियर है, ठीक है, सीरम पोटेशियम उसका बोल्ड है 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, और उसका जो ईसीजी लिया है ना तो उसका टी वेव बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। व्हाट द इमीडिएट मैनेजमेंट, सबसे पहला तुम क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी, ठीक है, स्लोली देना पड़ेगा, इमीडिएट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ COPD इन ऑन 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला। एक पेशेंट है जो COPD उसका डिजीज है, COPD का फुल फॉर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, तो उसको जो ऑक्सीजन लग रहा है तो 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन उसका लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन लग रहा है नेजल कैनुला से, ठीक है। तो सडनली SpO2 फॉल, मतलब सडनली ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो गया 82%, क्या करेगा नर्स, फर्स्ट क्या एक्शन लेगा, तो यहाँ पे असिस्ट एयरवे एंड ब्रीथिंग, ठीक है, एयरवे एंड ब्रीथिंग असिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्लाम्सिया, पहले जानना है एक्लाम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, तो उस कंडीशन में विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीजर प्रिवेंशन, क्या अगर पेशेंट को सीजर हो गया, कन्वर्ट हो रहा है, जर्किंग हो रहा है बॉडी में, तो तुम क्या मेडिसिन प्रोवाइड करोगे, मैग्नीशियम सल्फेट मेडिसिन है जो प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ये 5 कंडीशन है जो मतलब जो लेबर रूम में काम कर रहा है या फिर जो आपका कैजुअलिटी एंड ICU में काम कर रहा है उसको पूछ सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमीडिएट मैनेजमेंट पूछेगा, ठीक है। और नॉर्मली मैनेजमेंट तो सबको पता होता है, वाइटल साइंस लेना है, बेड मेकिंग करना है, ऑक्सीजन देना है, ठीक है, ये सबको पता होता है, लेकिन इमीडिएट मैनेजमेंट में बहुत कन्फ्यूजन आता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है किस सिचुएशन में कौन सा ड्रग देना है, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्सिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्रैश कार्ड। जो आईसीयू एंड कैजुअलिटी में क्रैश कार्ड होता है उसका यूजेस क्या क्या है। क्रैश कार्ड कंटेन इमरजेंसी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट नीडेड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट एंड इमरजेंसीज। ओके, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम। सेकंड क्वेश्चन, सीरम पोटेशियम का नॉर्मल रेंज क्या है। 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया एसवीटी का मैनेजमेंट क्या है। ट्रैकिकार्डिया मतलब अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको ट्रैकिकार्डिया कहते हैं। तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। फर्स्ट, चेक इनिशियल असेसमेंट, चेक ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मॉनिटर ECG, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आइडेंटिफाई इफ पेशेंट इज स्टेबल और नॉट स्टेबल। अगर स्टेबल है तो उसका अकॉर्डिंग काम करेंगे, नॉन स्टेबल है तो उसका अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इफ़ ए पेशेंट बिकम अनरिस्पॉन्सिव इन ICU। ठीक है, अगर ICU में पेशेंट बेहोश हो जाता है तो क्या करेंगे। चेक फॉर पल्स एंड ब्रीथिंग, एक्टिवेट कोड ब्लू, start CPR and inform the doctor immediately. Next question, what is the function of pulse oximeter? Pulse oximeter का क्या function है। Pulse oximeter measure pulse rate and SpO2 non-invasively। ठीक है, non-invasively प्रक्रिया से pulse oximeters pulse rate and SpO2 measure करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेप्सिस एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट। सेप्सिस क्या है एंड कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे। सेप्सिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉजिंग सिस्टम इन्फ्लामेशन। एक जानलेवा ये है डिजीज़ है जिससे ना फुल बॉडी में सिस्टम में इन्फ्लेम हो जाता है। ठीक है, इसका कुछ साइलेंट सिम्टम होगा, फीवर, कफ, ये सब होता है। ठीक है, एंड लेजीनेस, कॉन्फ्यूज, ये सब होगा, बॉडी शेक करेगा, ये सब उसका सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए चेस्ट ट्यूब एंड व्हाई इज इट यूज्ड। ए चेस्ट ट्यूब इंसर्ट ए प्लूरल स्पेस, इट रिमूव एयर, ब्लड और फ्लूइड टू अलाउ लंग्स एक्सपेंशन, commonly used in pneumothorax, hemothorax or after use chest surgery. Next question, what should be monitored in a patient with a chest tube? Drainage, amount and color, presence of bulbing or air leaks, respiratory status and oxygen saturation, dressing condition and tube potassium. Question, what are the common post-operative complication? पोस्ट ऑपरेट होने के बाद मतलब सर्जरी होने के बाद कॉमन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट को। आंसर, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डिलेड वुंड हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीफर्ड साइज फॉर चेकिंग पल्स ड्यूरिंग CPR इन अडल्ट्स। कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी चेक करना पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग CPR देने के टाइम में। व्हाट इज़ द साइन ऑफ इफेक्टिव CPR। CPR का इफेक्टिव साइन क्या क्या है। विजिबल चेस्ट राइज विद ब्रीथ, palpable pulse during compression, return of spontaneous circulation. Next question, what should be done if chest does not rise during rescue breathing? Answer, reposition the head using the head tilt, chin lift। ऐसे हेड टिल्ट करना पड़ेगा और चिन को लिफ्ट करना पड़ेगा। चेक फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, देखना पड़ेगा एयर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। अटेम्प्ट रेस्क्यू ब्रीथ अगेन, फिर से देखना पड़ेगा कि वो ब्रीथ ले रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर एक मशीन है, वो किस में यूज़ होता है। इट इज़ द डिलीवरी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट। Second point, used to correct life-threatening arrhythmias like ventricular fibrillation. Next question, what is CPR and when is it used? CPR stands for cardiopulmonary resuscitation. It is used in cases of cardiac arrest to restore breathing. It includes chest compression and rescue breath. Next question,
what is the compression to ventilation ratio during single vascular CPR in adults and children also. adults में क्या होता है उसका रेशियो 30 compression रेशियो टू ब्रीथ, ठीक है, और चिल्ड्रन में होता है 15 compression टू ब्रीथ. What is the ideal rate of chest compression during CPR? क्या रेट है CPR का? CPR का रेट है 100 to 120 compression per minute. Next question, how do you check for proper placement of endotracheal tube? ET ट्यूब का प्रॉपर चेक तुम कैसे करोगे, वो ठीक है कि नहीं, ठीक से प्लेस्ड हुआ है कि नहीं. A. Osculate for bilateral breath sound, ठीक है. चेक चेस्ट राइज, कंफर्म विथ कैपनोग्राफी और एक्सरे, ठीक है. What next question, what is the color coding of a 20 gauge IV cannulas? इंटरव्यू में पूछते हैं तुम्हारा कैनुला का कलर बोल देगा एंड बोलेगा ये कितना नंबर का है, ठीक है. मैं साइड में जो चार्ट दी हूँ ना वो तो मैं आंसर बता रही हूँ. पिंक जो है उसका 20 होता है उसका साइज, ठीक है, और बाकी मैं भी दिखा दी हूँ. पर्पल इज़ 26, येलो का साइज़ है 24, ब्लू का 22, पिंक का 20, ग्रीन का 18, ग्रे का 16, ऑरेंज का 14, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल ओवरडोज? पैरासीटामोल ओवरडोज हो जाने से तुम क्या मेडिसिन दोगे? एन एसिटाइल क्रिस्टलिन, NaC, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आफ्टर ए फॉल इन द वर्ड, ठीक है. assess the patient level of consciousness and vital signs. Next question, what precautions are taken for a patient with tuberculosis? Answer, airborne precaution and 95 marks यूज़ करना है एंड नेगेटिव प्रेशर रूम, ठीक है. रूम का जो प्रेशर है वो नेगेटिव होना पड़ेगा. एयरबोर्न प्रिकॉशन मतलब एयर से जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है ना तो उससे प्रिकॉशन लेना है, मास्क यूज़ करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोज? अगर हेपेरिन का ओवरडोज हो जाता है तो क्या एंटीडोट दोगे? प्रोटामाइन सल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ट्यूबरक्यूलोसिस? बैक्टीरिया. विच डिजीज़ इज़ नोन एज साइलेंट किलर? Hypertension. Answer is hypertension. Next question, what is main cause of malaria? Protozoa. What is the component of GCS? Glasgow Coma Scale का main component क्या है? 3 component है. एक होता है तुम्हारा आई रिस्पॉन्स, एक वर्बल रिस्पॉन्स और एक मोटर रिस्पॉन्स. देखना है कि वो आइज़ ओपन कर रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, वर्बली वो बोल रहा है कि नहीं, अगर उसको पेन या फिर कुछ स्टिमुलेट करो तो वो बोल रहा है कि नहीं, और मोटर मतलब बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है. नॉर्मल रेट है ग्लास्को कॉमा स्केल का 15 और डेथ और कॉमा पेशेंट का जो है उसका ग्लास्को कॉमा स्केल होगा, रेट होगा 3. ये याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ शॉक? There are 4 types: cardiogenic shock, hypovolemic shock, anaphylatic shock and neurogenic shock. Question, what is the valve suction pressure setting for adults? Answer is less than 200 mm of Hg. Next question, what are the drugs used for the immediate management of seizures? Injection midazolam or injection diazepam. Next question, mention any 2 drugs used for the immediate management of accelerated hypertension. अगर देखोगे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर एसिलरेट कर रहा है तो क्या इंजेक्शन दोगे? इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन एंड इंजेक्शन लेबेटेलॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेबेटेलॉल लॉबेट नाम से ज़्यादा फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए फ्यू ब्लड प्रोडक्ट. मतलब जो ब्लड का पाउच होता है तो वो कैसा कैसा पाउच मिलता है, ठीक है, ब्लड डोनेशन बैंक में. तो आ जाइए देख लेते हैं. PRBC मतलब पैकेट RBC, होल ब्लड का मिलता है. FFP मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का मिलेगा. PRP मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का मिलेगा. RDP मतलब रैंडम डोनर प्लाज्मा. SDP मतलब सिंगल डोनर प्लाज्मा. और एक तो क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा मिलता है, जो प्रेसिपिटेट क्या हुआ रहता है, क्रायो प्रेसिपिटेट. और एक होते हैं एल्बुमिन का मिलता है, ठीक है. क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन?
टू टाइप का होता है, एक होता है नॉन इन्वेसिव और एक होता है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में आ जाएगा नेजल प्रोलॉन्ग्स, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, सीपाप एंड बाईपाप। इन्वेसिव में आ जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन, एंड्रोट्रैकियल इंक्यूबेशन एंड ट्रैकियोस्टोमी। ये ज़्यादातर आईसीयू एंड कैजुअलिटी नर्सेज को ही पूछेगा, नहीं तो अदर नर्सेज जो मेडिकल सर्जिकल मेडिसिन वार्ड में एक्सपीरियंस्ड है वो लोग से नहीं पूछेगा। ये सीपाप, बाईपाप, वेंटिलेशन, वेंचुरीमीटर, वो इंक्यूबेशन, ये सब ज़्यादा आईसीयू में यूज होते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द आइडियल पोजीशन फॉर ए पेशेंट विद डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी। आइडियल पोजीशन क्या है? हाई फॉलोअर्स पोजीशन। फॉलोअर्स पोजीशन बोलने से भी होगा जो 90 डिग्री एंगल में रखता है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियल एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब इंसर्ट करते हो तो आइडियल एंगल 90 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंट। कॉन्स्टिपेशन होता है एंड ब्लैक कलर स्टूल होता है आयरन सप्लीमेंट अगर ज़्यादा ले रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टेड सॉकिंग इन ए बेड रिडन पेशेंट। ठीक है, टू रिमूव वेनस रिटर्न एंड प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। 44 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू यू पोजिशन ए पेशेंट आफ्टर ए lumbar puncture? Answer is keep the patient flat to prevent headache. Next question, what should be done if a medication error occurs? Answer, report immediately, access the patient and document the mediant. इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एंड इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है ना, जो पेशेंट जो है ना वो बेड में सोया है, ठीक है, या फिर कोई भी बेड में सोया, अचानक से खड़ा उठ गया ना तो उसका जो ब्लड प्रेशर है ना लो हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है, तो उसी को बोलता है ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर व्हेन चेंजिंग फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए हाई INR इंडिकेट इन ए पेशेंट टेकिंग वारफेरिन। सॉरी, तो वारफेरिन एक टैबलेट है, तो अगर ज़्यादा ले रहे हो पेशेंट को तो क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड नर्स मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। नर्स इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मॉनिटर क्यों करते हैं? टू असिस्ट किडनी फंक्शन फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, असिस्ट करने के लिए कि उसका किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं एंड उसका फ्लूइड बैलेंस्ड है कि नहीं, जैसे जितना इनटेक ले रहा है, कितना अमाउंट का आउटपुट हो रहा है, वो ठीक ठाक प्रॉपर नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए इनपुट आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी असिस्ट बिफोर गिविंग डिजॉक्सिंग। डिजॉक्सिंग एक टैबलेट है, तो वो क्या हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए वो देने से पहले? एपिकल पल्स फॉर 1 फुल मिनट। ठीक है, हार्ट का नीचे बेस में जो एपिकल पल्स होता है ना वो चेक करना है 1 मिनट तक, वो प्रॉपर नॉर्मल रहने से वो डिजॉक्सिंग टैबलेट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ शुड ए नर्स ए रिस्पॉन्स टू ए पेशेंट हु रिफ्यूजेस मेडिकेशन। मतलब पेशेंट अगर मेडिकेशन नहीं लेना चाह रहा है तो नर्स को कैसे उसका मतलब हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रेस्पेक्ट द डिसीजन को रेस्पेक्ट करना है एंड डॉक्यूमेंट द रिफ्यूज़ल एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। इस तरह का और भी क्वेश्चन देखना है तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और एक बात बता दूँ, मैं वो जितना क्वेश्चन आप लोगों को बता दी मिनिमम 50 तो होगा, तो इतना क्वेश्चन में अगर इंटरव्यू में पूछता है ना तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो कॉमन आ ही जाएगा। अगर इंटरव्यूअर का दिमाग ख़राब रहे, अगर सोचना है कि इसको हटाना है तो हटा नहीं पाएगा आप लोग, अगर ये 50 क्वेश्चन अगर अच्छे से देख लोगे तो, क्योंकि पूछने से इसी में पूछेगा। और फिर मैं नेक्स्ट डे और भी 50 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो नर्सिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। ठीक है, हम लोग का नर्सिंग में एक असेसमेंट होता है ABCDE असेसमेंट। क्या है ये ABCDE असेसमेंट? A फॉर होता है एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन और D फॉर होता है तुम्हारा डिजेबिलिटी, E फॉर एक्सपोजर। ठीक है, ये याद रखना है। हाउ लॉन्ग शुड यू चेक फॉर ब्रीथिंग वाइल परफॉर्मिंग CPR। मतलब जब तुम पेशेंट को CPR दे रहे हो
तो कितना टाइम तक तुम चेक करोगे कि पेशेंट ब्रीथ ले रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, लेस देन 10 सेकेंड, ठीक है। देखोगे अगर 10 सेकेंड से कम टाइम देखोगे तुम सांस नहीं ले रहा है, देन फिर से तुम सीपीआर देना शुरू करोगे, ओके। व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर, जब तुम सीपीआर दे रहे हो, व्हाट इज द करेक्ट रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट, चेस्ट कंप्रेशन करेक्ट पर मिनट तुम कितना दोगे सीपीआर, ठीक है। 100 to 120 कंप्रेशन देना पड़ता है पर मिनट में, याद रखना है, पर मिनट में 100 to 20 कंप्रेशन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देन रेशियो बताते हैं, देखिए कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कोई भी एज का, ठीक है, कोई भी एज का कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो सीपीआर देने का क्या होता है, 30 कंप्रेशन फॉर एवरी 2 ब्रीथ, ठीक है, 30 कंप्रेशन फॉर एवरी 2 ब्रीथ, ये है रेशियो, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो सीपीआर का, ठीक है। और कितना डेप्थ तक दिया जाएगा, तुम जो सीपीआर में पुश करोगे तो कितना डेप्थ तक देना पड़ेगा सीपीआर, 2 इंचेस, ओके, याद रखना है 2 इंचेस डेप्थ तक देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि वो रिब्स में फ्रैक्चर भी आ सकता है, इसलिए डेप्थ 2 इंचेस ही देना पड़ेगा, ओके। टॉप 5 नर्सिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी 3 भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन 2 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहले पूछेगा, ये आप जितना अच्छा से अरेंज करके बोलेंगे आपका जॉब उतना ही पक्का, ठीक है। तो बोलना कैसे है, माई नेम इज डैश, जैसे मैं अपना लेके बोल रही हूँ, माई नेम इज माही एंड आई हैव बीन इज रजिस्टर्ड नर्स फॉर 2 ईयर, ठीक है। देन आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन कैजुअलिटी, आप अपना वार्ड देना, आप कौन सा वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, कौन सा वार्ड में आपको एक्सपीरियंस है, कैजुअलिटी या लेबर रूम या मेडिकल सर्जिकल, ठीक है, मेडिसिन वार्ड, कौन सा वार्ड में आप एक्सपीरियंसड हो वो आपको बताना है। देन वर्किंग इन हो गया, एंड आई एम पैशनेट अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी पेशेंट केयर एंड अबाउट हॉबीज, ये बोलना है, ठीक है। वाई डिड यू चूज बिकम ए नर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम क्यों नर्स प्रोफेशन को चूज की। आई बिकम ए नर्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प पीपल, ये याद रखना है, याद नहीं आ रहा तो रट लेना, इंटरव्यू में यही बोलना है, देन आपका जॉब एकदम 100% पक्का।